फॉसिल फ्यूल्स, ये देखा था कि नहीं, क्योंकि जो कोल हैं वो पेड़ों के दबने से बने हैं। 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि पेड़ जमीन में दब गए थे, कोई कैटास्ट्रोफ आया था, बाहर से एस्टेरॉइड टकरा गया था जमीन में, ये बात मालूम है? 300 मिलियन ईयर्स पहले, और उसके टकराने की वजह से जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो सब क्या हुए, इधर उधर स्कैटर हुए, और बड़े बड़े जंगल सब दब गए। भाई पहाड़ की मिट्टी गिरेगी तो क्या होगा, सब जब दब जाएंगे, फिर उन पर हीट पड़ी और प्रेशर पड़ा, और 300 मिलियन साल बाद वो चीज़ क्या हो गई, काली पड़ गई, और उसी को आज हम लोग कोयले के तौर पर यूज़ करते हैं। और ये भी हमने आपको बताया था, सी के अंदर एक गड्ढे हैं, सी के अंदर क्या है, उसमें सारे बहुत सारे व्हेल, डायनासोर, कई लोग तो ऐसे डायनासोर जो मरे थे ना पहले, वो सब समुद्र में चले गए और उन्हीं गड्ढों में इकट्ठे होने लग गए। तो अगर गड्ढों में इकट्ठे होंगे तो उसके ऊपर क्या जम जाएगा, सिल्ट। सिल्ट होता है जो नदियाँ ले जाती हैं, और उसके बाद जमने के बाद वो कभी डिकम्पोज नहीं हो पाए, और वो एक सड़ा हुआ तेल बन गया, और उसका क्या नाम पड़ा, बोलो? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब रिफाइन करेंगे तब पेट्रोल बनेगा। ओके, चलिए अब हम फिर से उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। जिनको यूज करने पे वो खत्म हो जाए। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म होना। सो एक होता है एग्जॉस्टेबल और एक होता है इनएग्जॉस्टेबल। इतने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है विच आर लिमिटेड, जो खत्म हो जाए, विच एंड, विच विल एंड। और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है नॉन, जो ना खत्म हो, है कि नहीं? Exhaustible. So those resources which are unlimited in quantity, which are unlimited in quantity and will not get exhausted, वो खत्म नहीं होंगे। नेचर में वो अनलिमिटेड है, जैसे सनलाइट, वो क्या कभी खत्म होगी? And will not get exhausted. Exhausted का मतलब है ended in near future, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। सन भी खत्म होगा लेकिन कई बिलियन ईयर्स बाद, तब तक तो पता नहीं क्या होगा उतना कोई, लेकिन अभी 100-200 सालों के अंदर क्या सनलाइट खत्म होने वाली? खत्म होने वाली, तो वही इनएग्जॉस्टेबल है। विंड एनर्जी क्या कभी खत्म होगी? सोलर एनर्जी, कितना भी तुम सोलर पैनल लगा के बिजली बनाओ, क्या कभी खत्म हो जाएगा क्या? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा है। तो इसका एग्जांपल क्या है? सनलाइट, एयर, विंड एनर्जी, ये सब कभी खत्म नहीं होगी। और एक होता है एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ऐसे कौन से होंगे? नेचर में दिए हैं लेकिन खत्म हो जाए तो एग्जॉस्टेबल। दीज आर लिमिटेड इन नेचर। फॉसिल फ्यूल भी नेचर नहीं दिया। These are limited in quantity and will exhaust। तुम इसको कितने भी संभाल के इस्तेमाल करो, क्या तुमको लगता है बहुत संभाल के कोयला इस्तेमाल करोगे तो नहीं खत्म होगा? ऐसा लग रहा है क्या? हो ही जाएगा। पेट्रोल कितना भी संभाल के उसको खत्म होना ही है, 50 साल में तो हो ही जाएगा। एंड विल get exhausted in near future। ठीक है? in near future, ठीक है?
बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम लोग उससे काम करेंगे लेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से ये खत्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? जो इसका एग्जांपल है कि मिनरल्स, जमीन से ये सब निकाला जाएगा। एक दिन कोयला निकाल लो, मिनरल का मतलब समझते हो, आयरन भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी जमीन से चीज़ें निकाली जाती हैं, लोहा है, तांबा है, ये सभी मेटल कहाँ से निकलते होंगे, और फिर उसको रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते होंगे। उसमें थोड़ी मिट्टी भी होती है, मिट्टी उट्टी हटा के सब ठीक कर देते हैं तो वो मेटल बन जाता है। सोना भी तो जमीन से निकलता है खुदाई करके, मिनरल्स हो गया। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में अगर ह्यूमन इंटरफियर होगा, मानवीय हस्तक्षेप हुआ, जैसे टाइगर मारा गया, टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया, ऐसे हम चाहें तो वाइल्ड लाइफ और ख़त्म हो जाएगी, हम उसको छेड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। और क्या चीज़ हो सकती है, फॉरेस्ट। अगर टिम्बर मर्चेंट है, ये जो लकड़ी काटने वाले व्यापारी हैं, ये अगर जंगल काटते रहेंगे तो क्या होगा, जंगल बहुत तेजी से कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मालूम है अमेजन में हजार हेक्टेयर पर सेकंड खत्म हो रहा है। काफ़ी तो आग लग जाती है कैलिफोर्निया के जंगलों में, पहाड़ों में, और काफ़ी ऐसे भी होते हैं वहाँ कटाई भी हो रही है बहुत जंगलों में। तो सिटी बनते जा रहे हैं तो जंगल क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और ये जो अमेजन के जंगल हैं, इनको क्या कहा जाता है आपका बताइए, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें वहाँ से 23% ऑक्सीजन मिलती है। तो अब वही खत्म हो जाएंगे तो लोग कैसे जिएंगे, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लंग्स खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग और भी कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती है, वेयर इट इज यूज नेचुरल गैस? हाँ, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG, LPG, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी से अगर गैस बन जाए तो लिक्विफाइड है नेचुरल गैस। तो ये जमीन के अंदर से बोरिंग करके खोद के निकाली जाती है। इसी को CNG कहते हैं। जो ग्रीन कलर की ऑटो चलती है ना, वो गैस से चलती है और उसे कहते हैं CNG। वो लिक्विड होता है, हाँ? बाहर एयर कांटेक्ट में आता है तो गैस में। हाँ, तो जितना प्रेशर डालोगे अगर कोई भी चीज़ में तो एयर पे, तो वो भी लिक्विफाइड ही होती है। चलिए अब आगे की बात करें। नाउ अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल एंड मैन मेड है। पहली टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। तो लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स जो कि नेचुरल हैं और मैन मेड। तो वुड, टिम्बर को कह सकते हैं, वो नेचुरल होगी। और मैन मेड में क्या होगी, प्लास्टिक, रबर। कुछ रबर हमें रबर प्लांट से भी मिलती है और कुछ रबर हम लोग सिंथेटिक रबर भी यूज़ करते हैं। दो तरीके की रबर है। रबर प्लांट देखा है, उसमें भी ऐसे चीरा लगा के टप 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 गिरता रहता है। वुड हो गया, और क्या हो गया, सनलाइट हो गई, सनलाइट। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल यानी जो पहले जिंदा लोग थे, उनके मरने के बाद जो उनके रिमेन्स हैं, उनको अब हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे लकड़ी की तो जिंदाई होती है, पेड़, तो पेड़ जमीन में दब गए तो वो फॉसिल हुए कि नहीं। अब इसी तरह से जानवर सी बेड में दब गए, वो भी फॉसिल हुए। फॉसिल फ्यूल का मतलब है जीवाश्म ईंधन, जो जानवरों से मिलता है। कैटल्स, ग्लास, ये सारी चीजें। अब जरा देखें। नाउ तो टेक सम कंटेनर एक्टिविटी दी गई, उसमें पॉपकॉर्न, पीनट्स एंड रोस्टेड ग्राम रखते हैं। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, लेबल देम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। तो पॉपकॉर्न, पीनट्स और रोस्टेड ग्राम, टॉफी ऐसा हमने रखा है। Put one full container for each group on table. Ask the consumers of first generation from each group to consume the tables.
from the container. Now ask the second generation and ask the third generation. So अगर मान लीजिए whether all the consumers of get eatables or not, 3 अलग अलग बॉक्सेस में, डिब्बों में, एक में पॉपकॉर्न रख दो, एक में पीनट रख दो और एक में भुने हुए चने। तुम लोग फर्स्ट जनरेशन हो, जो आरुष की सीट होगी वो सेकंड जनरेशन होगी, अगर उसके पीछे कोई और होगा तो थर्ड जनरेशन होगी। मैं पहले आप लोगों से कहूँगा कि इनको खाओ, तो आप लोग खा के हट जाओ, फिर दूसरी जनरेशन वाले आरुष आके खाए, फिर तीसरी। तो क्या तीसरी जनरेशन वाले लोगों को कुछ सामान मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाले मोस्टली खा लेंगे। तो इसी तरीके से जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारे जाने के बाद वो अगली जनरेशन के लिए बचा रहेगा? क्या उनकी अगली जनरेशन थर्ड जनरेशन के लिए बचा रहेगा? तो इफ़ वी आर यूजिंग, वी आर एंजॉइंग, हम सोच रहे हैं पेट्रोल राइड ले लेंगे हमको है। कैटल क्या है? कैटल का मतलब है मवेशी। कैटल का है ये, दैट इज एनिमल्स, गोट, ये सब इनको क्या कहते हैं? मवेशी। और काउ, गोट, इनको कैटल कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोल आज मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी पिछली जनरेशन ने संभाल के यूज़ किया, तब आपको चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपके पापा और दादाजी खूब उड़ाते, तो क्या आपके पास आज रहने के लिए घर होता? वो सब खर्ची कर देते, उन्होंने आपके लिए बचाया है, तो अब आपको क्या करना है? अगली जनरेशन के लिए बचाना है। सो इसलिए ऐसा हमें करना चाहिए। अब आगे देखिए, नाउ सम जनरेशंस आर टू ग्रीडी। तो अगर मैंने आपको पॉपकॉर्न का एग्जांपल दिया, इनमें से 1, 2, 3, 4, 5th जनरेशन, अगर एक जनरेशन ऐसी ग्रीडी हो गई कि वो सिर्फ पॉपकॉर्न खा ही नहीं रही, अपनी पॉकेट में भी रख रही है, तो अगली जनरेशन की क्या हालत होगी? क्या उसे कुछ भी मिल पाएगा? तो वैसा ही हालत होगा। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल से आप क्या समझ रहे हैं? दैट इज जीवाश्म ईंधन। जमीन में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दबी रह जाती हैं। जैसे हमने बताया कि ये देखो, ये कब बना हुआ है? जमीन के अंदर की मिट्टी से। इसमें बहुत सारे एमोनाइट्स दबे रह गए, ये सब जमीन में दबे रह गए। और तो और इसमें देखो मच्छर, चींटी तक दबी रह गई। तो ऐसा होता है, ये चींटी है, एमोनाइट्स से सब दबे रह गए, ये दिख रहा है ना, अंदर दबे पूरी हुई चींटी, मोटी। और आजकल की चींटियां देखो। तो ये सब फॉसिल्स हैं, ये डेड रिमेन्स हैं। ये सब क्या है बताइए? चींटी है कि नहीं, अंदर दबे। तो dead remains of animals or plant which got buried, ये कहाँ buried हो गए बताइए? They are buried, ये जमीन के अंदर buried हो गए, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे? These are known as fossils, ओके। जैसे कि ये देखो कि ऐसा कुछ हो, जमीन की प्लेट्स तोड़ी जाती है, तो एक बहुत पुराना 100 मिलियन ईयर्स पहले एक ऐसी चीज़ थी जमीन के अंदर कोई, और वो डिकम्पोज नहीं हो पाई। तो ये क्या है? फॉसिल ही तो है। सो दिस इज द फॉसिल। इसके रिमेन देख रहे हो, जैसा मछली टाइप कुछ लग रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे? फॉसिल्स। सही है। हाँ, तो नाउ अब देखो फॉसिल का क्या मतलब होता है कि, और कई फॉसिल्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं। जैसे ये देखो, अभी तुमने देखा, तो वैसे ही अमोनाइट्स है। अमोनाइट्स अभी तुम इसमें देख रहे हो, ये यही अमोनाइट्स है जो इसमें ये दिखाया जा रहा है, वही ये असली का जमीन से निकाला हुआ। तो ये लाखों साल पहले ऐसे पाए जाते थे। आप देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये है, ये फॉसिल है, ओके। इसको लोग लॉकेट में पहनते हैं, और ये जमीन से निकली हुई चीज़ है, एमोनाइट्स। ये इस तरीके के स्ट्रक्चर अब नहीं पाए जाते, लेकिन पहले पाए जाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि फॉसिल का क्या मतलब है? दैट इज द डेड रिमेन्स
that remains of living the organism living in remote past, अभी के पास्ट में नहीं, बहुत पुराने पास्ट के बारे में, जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो, रिमोट पास्ट। दैट और उनकी जो बची खुची चीजें हैं उसको आज हम जला रहे हैं क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं हुए, तो ईंधन हो गया। दैट रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जब मैं कह रहा हूं तो उसमें ट्रीज एंड एनिमल्स दोनों मानो, ट्रीज एंड एनिमल्स हु लिव, जो क्या हुए, हु लिव इन, बहुत पहले को कहते हैं रिमोट पास्ट। तो उनके जो तुम्हें अभी यहाँ चीजें मिल रही हैं उन्हें तुम क्या कहोगे, इसे तुम क्या कहोगे, बोलो प्रत्युष, क्या कहोगे? फ्यूल नहीं कहोगे, इट इज फॉसिल, एंड इफ फॉसिल रिमेन अनडिकम्पोज्ड देन इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अगर वो अनडिकम्पोज रह गया ठीक तरीके से, उसे किसी ने खाया ही नहीं, हमें मालूम है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं ना, लेकिन उसको तुम मिट्टी से दबा दो तो क्या कोई खा पाएगा उसको? हवा तक न जाने पाए तो कोई खा पाएगा? वो सालों साल दबे ही रह गए। आज हम खोद रहे हैं तो फिर वो हम तेल की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो बदबूदार होगा क्योंकि जानवरों की चीज़ें तो वैसी ही होंगी, फिर हम उसे रिफ्यूज करते हैं। ये जो भी होता है उनके रिमेन्स को क्या कहते हैं, जो बची हुई चीज़ है, डेड रिमेन्स। नहीं तो मिट्टी में तो आजकल क्या है कि 6 महीने में कब आदमी को दफनाओ तो सब खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया इतने चट कर जाते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर डाल के सीमेंट से पूरा बंद कर दो तो क्या वो उसको कोई बैक्टीरिया खा पाएगा? वैसा ही कुछ पहले हुआ है कि उसके ऊपर जो मिट्टी आई है वो पत्थर बन गई प्रेशर की वजह से, और उसको कोई बैक्टीरिया नहीं खा पाया और वो फिर फॉसिल कहलाया। तो इट इज कॉल्ड फॉसिल। इफ फॉसिल रिमेन अनडिकम्पोज, उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा ही न पाए तो क्या होगा, बोलो? इफ fossil remain undecomposed then it is called fossil fuel। fossil fuel के दो एग्जाम्पल बताओ। फ्यूल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि अब हम इसे फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं गाड़ियों में और सब जगह, इसमें एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल के दो ही एग्जाम्पल हैं, एक तो कोयला, पेड़ों के दबने से कोयला बना, और जानवरों के सी बेड में दबने से। जमीन में नहीं, जमीन में जगह जगह दबेंगे तो क्या छोटे छोटे कुएं खोदोगे, वो सूख जाएंगे, तुम्हारे हाथ में ये लगेगा इसको क्या फ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे, वो तो हड्डी हड्डी बचेगी। लेकिन समुद्र में जहाँ गड्ढे हैं वहाँ सब होकर पत्थर लग जाए तो क्या होगा, तब तो यूज़ कर सकते हो, तेल बन जाए। तो इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल के दो एग्जाम्पल हैं, एक पेट्रोलियम और दूसरा कोल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल? हाँ, कच्चा तेल। और दूसरा क्या है कोल। जरा ध्यान दीजिए कि बहुत पहले करीब करीब 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, ये बहुत बाहर से, अर्थ के बाहर से क्या चीज आई, बोलो? एक एस्टेरॉयड आके टकराया, और टकराने की वजह से जो यहाँ पहाड़ थे वो सब क्या हुए, वो नीचे गिरने लगे। और नीचे यहाँ पे क्या थे, क्या पेड़ थे? जानवर, पेड़ भी थे, जानवर भी थे। तो जो यहाँ पेड़ थे वो सब यहाँ पर ऐसे ऐसे जमीन पे सब जंगल दब गए, और जंगल जो दब गए यहाँ पे ऐसे सारे जंगल दबने की वजह से पूरा, और इसके बगल में बहुत बड़ा पहाड़ था तो उसकी मिट्टी इसके ऊपर आ गई, सब इसको बरीड कर गई। तो बरीड होने के बाद क्या हुआ, ड्यू टू हीट, सन की जो हीट है और जो बहुत ज़्यादा मिट्टी का प्रेशर था, तो उसकी वजह से क्या हो गए, दीज रिमेन अनडिकम्पोज्ड, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाए। नहीं तो इनको भी कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो बहुत ताकत होती है, वो खा लेते, लेकिन वो क्योंकि पूरी तरीके से हवा कट गई तो ये जो पेड़ थे ये सब क्या हो गए, काले पड़ गए, और इनके ऊपर क्या चीज आ गई, दैट इज सॉइल।
तो इससे क्या बन गया बताइए? नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल। पेड़ों के दबने से क्या होता है? आज तुम लकड़ी को हल्का जलाओ तो कोयला बन जाता है। लकड़ी का कोयला देखा है? वही चीज उनके साथ हुई। लकड़ी का तो कोयला देखा होगा ना, हाँ। तो वही चीज है। नाउ इट इज कन्वर्टेड। तो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो गई? ये करीब करीब ऐसा हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई। समझ में आई बात? ये देखो तो ऐसा, ये देखो कोल। हाँ? हाँ, नाउ ये चीज कोल बन गई, ऐसा हो गया। ये देखो है कि नहीं? अब देखो, तो ये तो तुम्हें क्या पता चला? ये एक एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड की वजह से, और ये अर्थ है। अर्थ में ऐसा टकराया होगा। लेकिन दूसरी चीज है, तो बताओ पेड़ों के दबने से लवलेश क्या बना होगा? कन्वर्टेड इनटू कोल। अब अगली चीज देखो, दिस इज कन्वर्टेड इनटू कोल। जो ट्रीज है या फॉरेस्ट है। लेकिन एक दूसरी चीज तुमने देखी, ये सी है, और सी में भी अंदर अंदर जो है ना, एक बहुत बड़े ऐसे यहाँ पर सी बेड में देयर आर क्रेट्स, बहुत गड्ढे। तो सी वेल्स हैं, वहां पे क्या होता होगा? वहां पर ये पानी भर है, ये पूरा सी है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये बाकी टेरेन है, ये सरफेस है। यहाँ पर तुमको क्या लगता होगा? बड़ी बड़ी मछलियां, ये जो रेल है, ये सब है, ये सब इसी में गिर जाती होंगी जब मर जाती होंगी, तैरते तैरते, और अल्टीमेटली यहाँ इकट्ठी हो जाती होंगी। रेल हो गया या और भी कुछ हो गया, ये डायनासोर भी इकट्ठा होते चले जाते होंगे, ठीक है। और ये सब डायनासोर भी यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। तो ये सब इकट्ठा होकर इसके ऊपर क्या होगा? सिल्ट होगा, और फिर क्या होगा? बहुत सारी मछलियाँ। तो यहीं पर रिलायंस ने अपना बोरिंग किया है। बोरिंग किया, उसे पता लगाना पड़ता है, वो ऐसी मशीनें पता लगा देती हैं सी बेड कहाँ है। और जब यहाँ पर इसने बोरिंग किया, तो जानते हो क्या होता है? इनसे थोड़ी गैस भी निकलती है। तो गैस निकलती है तो क्या होता होगा बताओ? मिट्टी तो है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी ऐसे जम गई। अब मिट्टी जमने के बाद इन सब में ये तेल भरा, ये क्या बदल गया बोलो? काला काला तेल हो गया। अच्छा, ये मिट्टी के नीचे जब ये खोदा जाता है, तो यहाँ सबसे पहले सीएनजी निकलेगी। क्या निकलेगा? नेचुरल गैस। इन्हीं से जो गैस निकल रही वही गैस है, तो उसको कहेंगे सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड। ये मुंबई के पास है, इसको बॉम्बे हाई कहते हैं। यहाँ रिलायंस खुदाई करता है और इन्हीं सब का तेल निकालता है, क्रूड ऑयल। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये क्या कहलाता है बोलो? क्या ये रॉक बन गया? जो सिल्ट थी इसके ऊपर जमा हो गई, ये क्या बन गया बोलो? पूरा सिल्ट जमा हो गई, तो ये रॉक है। ये क्या है बोलो? रॉक को ग्रीक में क्या कहते हैं? पेट्रो। रॉक का दूसरा नाम क्या है? पेट्रोल। और ये ऑयल है, ऑयल को ओलियम, और जरा दोनों को मिला दो, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल। रॉक को फोड़ के जो निकाला जाए उसको क्या कहेंगे? पेट्रोलियम। समझ आया? तो पहले सीएनजी निकलेगा और उसके बाद ये निकलेगा। जो क्रूड ऑयल है वो गाढ़ा कच्चा तेल होगा, वो देखने में जरा देखें कैसा लगता होगा। इसको जो पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है बताओ? क्रूड ऑयल। सही है कि नहीं? तो उसका कैसा वो होता होगा? अब आगे का देखें, ये स्टार फिश है। अब हम देखते हैं आगे का काम। ना देखो, लोग वैसे चारकोल छीलते भी उसके पेंसिल बनाते हैं क्या? नहीं, वो ग्रेफाइट है, मिलेट है। एक बार लोग पैकेट में बंद करके वहाँ लिख देते हैं चारकोल पेंसिल, गाढ़ा होता है।
ग्रेफाइट से भी ज़्यादा काला होता है। हाँ, वो ज़्यादा काला होता है। अब देखो चारकोल पेंसिल में चारकोल लगता है क्या? यही सोच के मैंने क्रूड ऑयल, यही तो ये देखो क्रूड ऑयल कैसा होगा, ठीक है। नाउ विस्कोसिटी ऑफ क्रूड ऑयल, तो ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा होगा, Viscosity of crude oil. ये ऐसा होगा, देखो ये लोग बर्फ में कब्र खोद रहे थे, तभी उसके अंदर से कच्चा तेल निकलने लगता है। ये लोग हैरान हो गए कि बर्फ के अंदर से तेल कैसे निकला, क्योंकि इतनी ठंड में तेल जम जाना चाहिए था। लेकिन तभी उन्होंने उसके अंदर जाल लगाकर देखा तो उसके अंदर से छोटी छोटी मछलियां निकली, क्योंकि वह तेल नहीं बल्कि गंदा पानी था। ये लोग बर्फ में कब्र खोद क्रूड ऑयल बिल्कुल काला काला होता है, ठीक है। तो गंदा पानी भी खाते हैं लेकिन काला काला होता है, ठीक है ना। ये देखो, क्या आप जानते हैं कच्चे तेल से कैसे डीजल पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? सबसे पहले कुछ इस तरह से कच्चे तेल को जमीन से निकालकर 370 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर इसे एक मोटे पाइप में डाल दिया। तो तुमने देख लिया कि क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल कैसा दिखता होगा, ये देखो, ये करीब करीब ऐसा दिखता होगा, काला काला। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो जानवर का रिमेन है तो काला ही रहेगा। दिस इज क्रूड ऑयल, ओके। अब देखिए आगे, नाउ फॉसिल फ्यूल हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखेंगे कि तुमको मैंने कोल भी दिखा दिया, देखो कोल दिखाया कि नहीं। तो अब आगे देखिए, हाउ कोल इज फॉर्म। क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसमें, कोयला तो बना तो कैसे बना। So, देखो, how coal is formed। पहले हेडिंग है कोल। कोल क्या होता है? It is as hard as stone. It is black in color and as hard as stone। हल्का होता है, पोरस होता है, लेकिन हार्ड बहुत होता है। और ये कैसा होता है? ये तो लकड़ी का कोयला है, ये देखो, ये इस तरीके का कितना वैसा चारकोल लकड़ी से ही बनती है कि नहीं? एज हार्ड एज स्टोन, है। बिल्कुल बहुत हार्ड है, हल्का बहुत है। उठा के देख सकते है कि नहीं? ना, काला है, हल्का है। और इससे काम क्या किया जाएगा कि इट इज यूज्ड, ये किसके काम में आएगा? टू कुक फूड, ब्लैक इन कलर है। और क्या तुमने देखा कि कोयले से भी तंदूरी रोटी बनाई जाती है? इट इज यूज्ड, अंगीठी में यूज होता है कि नहीं, सिगड़ी बनाने में। इट इज यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड, कुकिंग के लिए होता है। और इसके अलावा हम इससे टरबाइन भी चला सकते हैं। किसी चीज को घुमाने के लिए आपको क्या करना होगा? मान लीजिए ऐसा कुछ हो, तो टरबाइन का क्या मतलब है, क्या चीज चलती है? जब पानी कितने टाइम में तो ऐसा होता है, ये देखो, इस तरीके से। ना, ये देखो, जैसे अगर कुछ ऐसी टरबाइन, अगर मान लो इसको फूके, घूम रही कि नहीं, हाँ। इसको टरबाइन कहते हैं। कोई चीज अगर इसको सिर्फ घुमा दे
घुमाने वाला चाहिए तो ऐसे अगर हम पंखे यहाँ लगा दें, यही पंखा यहाँ लगा दे तो घूम जाएगा। अच्छा अगर मान लो घूमने लगे तो क्या हो, बस घुमाने के लिए चाहिए, इसमें मैग्नेट लगा है तो क्या लाइट बनने लगेगी? तो हमें कुछ नहीं करना, यहीं पे बस एक नेल लगा के उसे घुमा दो और उस पर पानी गिरता रहे। तो क्या पानी गिरता रहेगा तो ये हमारा जनरेटर चालू हो जाएगा, यही पावर हाउस है। डैम का यही काम होता है कि वो उसमें पानी जाएगा तो उसे घुमाएगा और वो घूमता जाएगा और ये लाइट जलती जाएगी। समझ में आया? अच्छा उसे घुमाने के लिए तुम क्या यहाँ से स्टीम भी डाल सकते हो? अगर भाप डालो, भाप पाइप में, तो स्टीम इंजन हो जाएगा। लेकिन भाप बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कोयले से ऊपर पानी रखो और पानी से भाप बना, और जो प्रेशर कुकर के ऊपर की टोटी है उसमें एक पाइप लगा दो, पाइप से इसे चलाओ तो ये चलेगा तो इंजन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो हम कोयले से बना सकते हैं। एक होता है सीधा, कोयले से ना बनाओ स्टीम, डैम से बनाओ, तो उसका क्या नाम है बोलो? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोयले से बनाओ तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भारत में दोनों तरीके के। अब जरा देखिए, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट। इट इज ऑल्सो यूज, फिर से देखो, मान लीजिए ऐसा एक प्रेशर कुकर ले लो घर में और नीचे कोयला जलाओ, तो प्रेशर कुकर में क्या होगा बोलिए? प्रेशर कुकर में यहाँ से इसके ऊपर नोजल लगा दो और नोजल लगाने के बाद इसमें स्टीम प्रेशर बनता रहेगा, उसमें पानी है, और जैसे इससे स्टीम निकले तो तुम इस ये जो मैंने टरबाइन है, टरबाइन को घुमा दो तो टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये कहलाएगा थर्मल पावर प्लांट। ये कौन सा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट। क्योंकि ये कोयले से यहाँ कोल जल रहा है और ये वाटर है और ये स्टीम है, ये ट्यूब है और ये थर्मल पावर प्लांट। नाउ अब जरा देखिए, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमारे यहाँ जमशेदपुर और बिहार के कई जगहों पे, रांची कई जगह कोयला निकाला जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। बोकारो में भी होता है, बोकारो में इसीलिए स्टील प्लांट भी है, इन थर्मल पावर प्लांट। और किस काम में आता है? क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि कोयले से हम ये जो अलग अलग तरीके के मेटल है उनको प्योरीफाई कर सकते हैं? नहीं जानकारी ना। कोयले का यूज करके उसकी गंदगी निकाल ली जाती है और मेटल प्योर हो जाता है। कोयले का बहुत बड़ा रोल है। तो कोयले से आप क्या कर सकते हो? कोल इज यूज्ड टू रिफाइन मेटल। और तो और थोड़ा सा कोयला या कार्बन मिला के आयरन को तुम स्टील में बदल सकते। तुम्हारे घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, वो लोहा है, बस उसमें 0.5% कोयला डाल दिया बहुत थोड़ा सा कोयला डाल दिया और तो वो लोहे से स्टील बन गया, अब उसमें जंगी नहीं लगी। तो इस तरीके से, इसीलिए लास्ट लाइन क्या लिखा है? कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत काम कोयले से ही होता है। बहुत फैक्ट्रियां देखी हैं, उसमें चिमनी लगी होती हैं, तो बताओ उनमें चिमनी में क्या चीज जल रही होती है? चिमनी में बहुत सारा होता है, चाहे कपड़ा उद्योग तो तुमने देखा होगा, उसके ऊपर चिमनी होगी और उससे धुआं निकल रहा है। वास्तव में कैसे इसमें आग लगाते होंगे चिमनी? कोयले से। सो कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। वो बिजली पे डिपेंड नहीं रहता, बिजली कब आई कब गई, कोयला तो हमेशा है ना। तो कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। 3 यूजर्स बताओ लवलेश कोल के। हाँ हाँ
कुकिंग के लिए। अगला देखो, स्टोरी ऑफ कोल, हाउ कोल इज फॉर्म। नाउ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स है वो क्या हुआ होगा, ठीक है। अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल थे, फॉरेस्ट। फिर क्या हुआ, इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, कई कई ऐसे भी जमीन थे मतलब जहाँ बिल्कुल दलदल थी, तो वहाँ और घने जंगल थे, लो लाइंग ना। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कभी फ्लड आ गया होगा, कभी कुछ हुआ होगा, ड्यू टू फ्लडिंग या कोई भी नेचुरल प्रोसेस, फ्लडिंग, फ्लडिंग भी कह सकते हो, या कुछ एस्टेरॉइड अटैक हो सकता है। सो फॉरेस्ट गॉड बरीड, फिर क्या हुआ होगा, बरीड का क्या मतलब होता है, दफन हो गए, दब गए, ड्यू टू, और उसके ऊपर क्या होगा, एंड सॉइल गॉड डिपॉजिटेड ओवर इट, मिट्टी आ गई। ये सब लो लाइंग एरिया में हुआ। अगर मान लो अर्थ है, अर्थ में एक ऐसी जगह है जो थोड़ी सी अंदर डिप्रेशन में है, तभी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे होगा तो कैसे मिट्टी गिरेगी, नहीं जम पाएगी ना। लो लाइंग एरिया में हुआ है तो वहां पर जम गया, यहाँ पे पेड़, वहां वेटलैंड थे, बहुत ऐसा था कि समुद्र सूख गया, गीला गीला था, खूब घने जंगल हो गए, अब मिट्टी ने दबा दिया। इसलिए हर जगह कोयला नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं सोचो कि हर जगह ही जमीन है तो हर जगह कोयला होगा। नीचे जो गहरी जमीन है वहीं पे तो मिट्टी आके जमेगी। तो उसके बाद डिपॉजिटेड एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस हीट एंड प्रेशर इट हैज कन्वर्टेड इनटू कोल, अनडिकम्पोज्ड रहेगा। इस चीज को लिखो। तो क्या हुआ बताइए, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय होता है, 300 मिलियन ईयर, इट इज कन्वर्टेड इनटू कूल। ठीक है, ये चीजें। अब जरा देखिए इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, प्रत्युष? क्योंकि तुम्हारा स्कूल अच्छा जरूर बताएगा होगा। इसको नीचे से थर्ड लाइन देखो, कार्बोनाइजेशन। सो इट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। लिखा है, तो इसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये किसका फॉसिल है, कोल किसका फॉसिल है? कोल इज रिमेन ऑफ वेजिटेशन, पेड़ पौधे को वेजिटेशन कहते हैं, ये जानवरों का फॉसिल नहीं है। तो ये क्या बताइए, कोल इज, ठीक है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। ओके, अब देखिए दूसरी चीज, ये तो बात हो गई कोल की। जब कोयले को जलाया जाएगा तो क्या होता है, क्या ये पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है। तो कोल में क्या क्या चीजें होती हैं? कोल कंटेन्स, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन गैस होगी और सल्फर गैस होगी, दोनों बहुत हार्मफुल गैस है। सल्फर येलो कलर का होगा, ये जैसे येलो कलर का दिख रहा है, ये सल्फर, और नाइट्रोजन है। इनसे जलेगी तो
ऐसी गैस निकलेगी जो हमारे वातावरण को पॉल्यूट करेगी। चलिए, व्हेन कोल इज बर्न्ड, इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जानते हो? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इसका क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पॉल्यूट करते हैं ऐसा, एंड पॉल्यूट आवर एटमॉस्फेयर। दोनों चीजें सही नहीं है। पॉल्यूट, क्या CO2 अच्छी मानी जाती है? नहीं अच्छी मानी जाती है। एटमॉस्फेयर, इससे हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है, सही है। अब देखो, अगर मान लीजिए कोल को ये एक स्टील के बर्तन में जला दो, अभी ये तुम्हें मालूम है ये कोल है, अब कोल को तुम किस में जला दो? स्टील के बर्तन में जला दो, तो फिर वो ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हमने इसको पाउडर कर दिया है, एक्टिवेटेड, इसको कहते हैं कोक, ये कोक है। फिर क्या होगा? इसको ढक्कन लगा दो, अभी बता, इसको क्या करो बोलो? ढक्कन, और इसके अंदर ये जो मैंने कोयला दिखाया डाल दो, और इसमें सिर्फ एक छोटा सा छेद करो, क्या होगा बताओ? स्टीम प्रेशर, और इसको आग लगा दो, तो इसमें से NO2 निकल जाएगा और दूसरी गैस निकल जाएंगी, और ये और हल्का हो जाएगा। तुम उठाओगे, कहोगे कितना हल्का है, ये यही रहेगा, लेकिन आग लगेगी ना तो पूरा, इसको अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसकी गैस तो निकलेगी लेकिन जल के राख नहीं बनेगा। उसको कहते हैं कोक। क्या कहते हैं बताओ? कोक कहते हैं। कोक को बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, रबर की टायर बनाने में, मेटल की रिफाइनिंग में, मेटल को प्योर करने में। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो कोक क्या होता है, अगली हेडिंग देखो। सो कोल इज प्रोड्यूस्ड, देखो कोल किसके लिए यूज होता है? टू प्रोड्यूस कोक, कोक बनाने में, और क्या बनाने में? कोल टार, कोल टार, कभी कोल टार देखा है? सड़कें बनाने में वो बिल्कुल काला काला रहता है, उसको मिला के डांबर। और क्या चीज है? एंड कोल गैस। तीन चीजें बनाने में, कोयला किन किन चीजों को बनाने में लवलेश यूज होता है? कोक अभी बताया, इसको तुमने इसमें अगर किया तो ये बिल्कुल कोल टार, इन्होंने सही बताया, वो एक डांबर होता है, जो नहीं होता है, पिघला दो तो उसको बजरी उसके साथ मिला के सड़क बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा रहता है, चिपचिपा रहता है। और तीसरी चीज है कोल गैस। तो कभी इसमें से जो गैस निकलेगी उसका नाम होगा कोल गैस, उसको अभी हम बताएंगे क्या होगा। तो तीन चीज हमें सीखनी है। हाँ प्लीज, अपने आप ही चले जाएगा। कोक क्या है? पानी पी लिया तो अपने आप ये सब तो करते रखोगी, तो उससे मूवमेंट होता रहता है बॉडी का। इट इज टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या है? इट इज टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। तुम इसे, ये जो है इसको तुम कोक ही मानो, ये वाली चीज, ये चीज जो दिख रही है ना, बिल्कुल कोक ऐसे ही टफ, बिल्कुल हल्का है ना। तो ये कैसा देखो कोक को, कोल थोड़ा भारी है, कोयला लेके तुमने देखा कभी? वो थोड़ा भारी रहता है, और ये कितना हल्का है। तो ये टफ है, लेकिन इसमें हवा बहुत है, तो टफ है। कोक कैसा है बताइए? टफ बहुत है, दबेगा नहीं तुमसे। हवा भरी है तो पोरस। पोरस का क्या मतलब है? आप प्लीज अपने आप चला जाएगा बेटा। दैट इज, इसमें छेद होते हैं और ब्लैक सब्सटेंस है। अब जरा देखिए, इट इज ऑलमोस्ट, ये लगभग 99.9% प्योर कोयला है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन।
यानी उसमें सब चीजें निकल गई। तो बोलो कोल किस में बदल गया? कोल कन्वर्टेड इनटू, बताइए, इनटू कोक। अब इस कोक को इस्तेमाल कहाँ करें? कोयले को डिब्बे में बंद कर दिया, लोहे के डिब्बे में, और जला दिया, आग में डाल दो, हाँ और फिर निकालो, लाल हो जाए तो हाँ, लाल हो जाता है। हल्का, अंदर पूरा नहीं जल पाएगा, उसकी गैस निकल जाएगी। और फिर इस कोक को इस्तेमाल क्या करोगे बोलो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था इसी कोक को स्टील बनाने के लिए, लोहा है, पिघले लोहे में जरा सा चम्मच भर डाल दो, मार दो, स्टील बन गई, बर्तन बनाओ, बेचो। इतनी सही बात। आयरन में जंग लग जाएगी, लेकिन जरा सा कोयला एक चम्मच डाल दिया और मिला दिया पिघले लोहे में, स्टील बन गई। घर में देखो बर्तन मिलाना कैसे है? हाँ, उसको मिलाना कैसे? उसके लिए बड़े बड़े वो होते हैं घुमाने वाले, वो घुमा दे। ठीक है, तो कोक किस में इस्तेमाल होता है? कोक इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील। इसी से स्टील बनी। अब देखिए, एंड इन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का दूसरा क्या मतलब होता है? रिफाइनिंग, शुद्धिकरण। बहुत सारे मेटल को शुद्ध कर देते हैं। जब तुम जमीन से निकालते हो, जमीन से निकालते समय ये उतना प्योर नहीं रहता है। देखो, जमीन से निकालते समय करीब करीब ऐसा रहेगा, ये चीज है। जमीन से निकाले जाते हैं ना, तो ये ऐसे रहेंगे, इनमें अलग अलग है, ये और है और मिनरल्स। क्या तुमको इसमें कोई लग रहा है कोई लोहा है? ऐसा कोई लग ही नहीं रहा। तो जमीन से जब चीज निकाली जाएगी तो कैसी होगी? दैट मीन्स, ये देखो, इट इज इम्प्योर, लेकिन बाद में इसको प्योरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो, जमीन में, अभी जमीन से निकला तो कॉपर है ऐसा, क्या ये अभी यूज कर पाओगे? ये देखो जमीन से निकला कॉपर, इससे इसी से आयरन बन जाएगा। जरा देखो, ये और है जमीन की, हाँ है कि नहीं? तो ये सब जमीन से निकली हुई चीजें। गोल्ड लग रहा है, कॉपर से ज्यादा तो देखो, और फिर ये देखो जमीन से है, तो जमीन से कॉपर कैसा निकला? बिल्कुल गोल्ड की तरह है। लेकिन अभी ये इसको सब क्या सही है? किया जाए, समझ आया कि नहीं? कोयला है क्या? ये और है, लेकिन इनको इस्तेमाल किया जाएगा, इनको यही कोक डालेंगे और ये सब प्योर बन के निकल जाए। बोलो, बात समझ आएगी कि नहीं? तो कोक डाल के हम क्या कर सकते हैं किसी चीज को, बताइए? कोई डाल के प्योरीफाई कर सकते कर हैं, सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। So it can be purified by using, देखो ऐसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन इसी में सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। बताओ, ये जमीन से निकली हुई चीजें हैं। देखो, जमीन से निकला हुआ पत्थर लग रहा है, चमकता हुआ। पत्थर, लेकिन इसी में सब मेटल है। ये मिट्टी तो नहीं है ना, इसी में जब हम सिल्वर है क्या ये? अब इसी में सिल्वर निकल सकता है, इसमें से, ये सिल्वर है, हाँ, ये कॉपर निकल सकता है, वो दोनों कॉपर है। है ना? ये देखो, इससे सिल्वर निकल सकता है बिल्कुल चमकता हुआ पत्थर लग रहा है कि नहीं? ये देखो, तो समझ गया कि नहीं? लेकिन ये मिट्टी तो नहीं है ना, इसमें कॉपर निकल सकता है। सो सब चीज़ों के अलग अलग यूजेज हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब देखिए, कॉपर का भी यूज देख लिया। कॉपर आपने देखा, कॉपर देखा, ये देखो ऐसे होगा, इसी से तांबा बन जाएगा। और भी वो है जमीन से निकले। ठीक है, चलो, तो हमें क्या पता चला? इट इज यूज्ड। कोक को तुमने ये पता लगा लिया कि कैसे बनाते हैं। हम लोहे के डिब्बे में इसे बंद करके आग में डाल दें तो सारी गैस निकल जाएगी, बिल्कुल हल्का हल्का हो जाएगा। जलेगा तो नहीं ना, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फ्लेम कहाँ पकड़ेगी? फिर वो कोक हो जाएगा। और फिर कोक को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? स्टील में। अगर तुम आयरन में इसको डाल दो, आयरन में जंग लग जाती है। आयरन क्या है? उसमें जंग लग जाएगी
लेकिन अगर हम आयरन में इसको डाल दें देन व्हाट विल हैपन, ये देखो ऐसा कुछ हो, ये लोहा है लेकिन लोहे में ये देखो लोहा, ये लोहा है लेकिन ये इसमें ग्लास में पानी पियोगे क्या, ये तो लोहा है लेकिन इसमें जरा सा कोक डाल दिया जाए, है कि नहीं लोहा, तो क्या होगा बताओ, पिघला के स्टील बन जाएगा, उस गिलास में पानी पियो। तो बोलो इसका क्या क्या काम है, ये आयरन फाइलिंग लग रही है। आयरन फाइलिंग, तो तुम्हें समझ में आ गया। और फिर अभी तुमको कॉपर दिखाया, उस कॉपर को अगर तुम प्योरीफाई करोगे तो उससे प्योर कॉपर ऐसा निकलेगा, प्योर कॉपर। प्योर कॉपर बन जाए, तुम प्योर मतलब गोल्ड जैसा लगता है कॉपर तो बिल्कुल समझ में आया? ऐसा बन जाएगा। है ना, तो आपने देखा, इसको कौन रिफाइन करेगा बताओ, गोल्ड। कोक, कोल नहीं करेगा, कोक में तो कोल में इम्प्योरिटीज होती है और ये प्योर है, तो इस चीज को लिखें। सो इट इज यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इन एक्सट्रैक्शन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो तुमको एक काम करना है, पहला काम करना है कि व्हाट इज कोल, कोल और कोक पे एक नोट लिखना है, दो ही चीज करनी है, तीन तीन लाइन, राइट ए नोट ऑन कोल और दैट इज कोक, दो चीज करनी है, ओके, एंड दो काम कर दें। शुरू में जो कोल करने लिखा है ना, ये कोल पर रखो, ये लो, राइट अ नोट ऑन कोक एंड कोल, एंड कोल। पहले हम कोल पे पहले कोल पे लिख लो, लाओ। ओके, थैंक यू आरुष। कोल को ही चारकोल बोलते हैं। चारकोल अलग है, उसका अलग बताएंगे। चारकोल
चलो जमा करो, इधर रखो। ये सब असली है क्या? हाँ असली है। असली होंगे तो फिर मैंने कभी बिजली में नहीं दिखाई। चलिए, now submit it. Okay. Bye, sir. Bye. तीन लोग कैसे बैठेंगे? यहाँ तो ये बैठता है आरिश। आरिश तो पहले बैठेगा।